हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन वरदान। तो आज हमारा क्लास 8 है, ठीक है, और जिसमें हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है हमारा एस्टिमेशन और कॉस्टिंग। ठीक है, तो एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के हम ईयर वाइज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो भी हमारे एसएससी जेई में पूछे गए हैं, और या फिर अदर एग्ज़ाम्स में भी जो हमारा अगर एस्टिमेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्क विच कोड्स EFGH। ठीक है, EFGH 4 कोड दिए हुए हैं जिनमें हमें कोई ना कोई वर्क डिफाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, अब वो वर्क डिफाइन करके रखा हुआ है तो उसमें अब क्या बोल रहा है? इन विच द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज़ आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, अब क्या है कि वो बोल रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे हैं, यानी कौन सा ऐसा एक है मेज़रमेंट है हमारा जिसका मतलब जो हमारा क्वांटिटी मेज़रमेंट है उसकी जो यूनिट है वो हमारी सेम नहीं है। चलो फिर देख लेते हैं हमारा कौन सा है। तो ई में हमारा क्या दे रखा है? ई में हमारा दे रखा है टर्फिंग ऑफ बर्न्स ऑफ अ कैनाल। तो टर्फिंग क्या होता है? टर्फिंग बेसिकली हमारा होता है कि ग्राउंड को कवर करना। ठीक है, इट मीन्स दैट इट इज कवरिंग अ ग्राउंड विद अ टर्फ। टर्फ हमारा क्या होता है? लेयर ऑफ ग्रासेस होती हैं। ठीक है, लेयर ऑफ ग्रास, यानी कि अगर हम किसी भी एरिया को हम कवर कर रहे हैं किससे? ग्रासेस से। यहाँ पे मतलब कि हम वहाँ पे ग्रासेस को ग्रो कर रहे हैं, उस एरिया को कवर कर रहे हैं। और बेसिकली बर्न्स क्या होते हैं हमारे? बर्न्स हमारे काइंड ऑफ आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट या फिर डैम या फिर कैनाल के साइड में जो एरिया हम डेवलप करते हैं, ठीक है, उसे हम बर्न्स कहते हैं। ये टर्म्स आपने क्या कहते हैं कि इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जब अपन वो मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ते हैं वहाँ पे भी बर्न्स का यूज़ है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो टर्फिंग ऑफ बर्न्स ऑफ अ कैनाल, तो अब क्या है? ये एरिया में हम ग्रास ग्रो कर रहे हैं तो हाँ जनरली इसका क्या होगा? फिर इसका अगर हम देखें तो यूनिट होगा हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा हमारा है कि बोल रहा है कि वुड वर्क फॉर डोर शटर्स हमारा क्या होगा? अब डोर शटर्स है, ठीक है, दैट मीन्स कि इसका भी हमारा किस में होगा? ये मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? तीसरा क्या है हमारा? तीसरा जी हमारा जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो कह रहा है कि सेंटरिंग और शटरिंग या फिर फोम वर्क। अब देखो शटरिंग वगैरह करते हैं हम लोग, फोम वर्क वगैरह करते हैं तो बेसिकली हम एक वॉल या फिर एक फ्लोर डेवलप करते हैं, तो ये भी बेसिकली हमारा क्या होगा? मीटर स्क्वायर में होगा। अब दूसरा क्या हो गया? वेल सिंकिंग। वेल सिंकिंग मतलब कि वेल हमारा उसके बेसिकली उसके डेप्थ को हम लोग सिंकिंग में हम क्या कहते हैं कि वेल सिंकिंग में बेसिकली हम डेप्थ से डील करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा एरिया में नहीं, वो हमारा अब मीटर में आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अब देखो इन तीनों का क्या है? इन तीनों का हमारा ये सेम हो गया यूनिट और इसकी यूनिट हमारी डिफरेंट हो गई। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी एच वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा डिफरेंट है। देखो सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है, एक एक्स्ट्रा और बता दिया है कि हमारा जो एक्सपेंशन जॉइंट वर्क होता है वो भी हमारा मीटर में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ मशीन परचेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000 हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 2 years। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक मशीन हमने खरीदी थी जिसका कॉस्ट प्राइस था हमारा ₹10,000। ठीक है, अब उसकी जो लाइफ है यानी कि लाइफ स्पैन है जिसमें वो अच्छे से काम करेगा वो हमारी 2 years है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? द अमाउंट साइड विच इज़ टू बी सेट असाइड एनुअली एज अ सिंकिंग फंड एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी। अब वो क्या बोल रहा है कि जब हमने ख़रीदा उसी टाइम से हर साल हम कुछ पैसे साइड में निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको हम सिंकिंग फंड बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने कुछ ख़रीदा, ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो अपने घर में एक फ़्रिज खरीद लिया। ठीक है, अब हमने फ्रिज खरीद लिया, वो फ्रिज की लाइफ स्पैन उसने बोली कि 10 साल तक तो ये बिना किसी दिक्कत के आराम से आपका चल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या माना कि आप सेफ़र साइड पे होके आपने ये मान लिया कि चलो 10 साल तक तो हमें फ़्रिज नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन 10 साल के बाद हमें फ़्रिज लेना पड़ेगा। अब 10 साल के बाद आपको फ़्रिज लेना पड़ेगा तो उसके लिए आपने क्या प्लान कर लिया कि चलो ठीक है, हम क्या करते हैं कि फ़्रिज के लिए अभी से ही हम थोड़े थोड़े पैसे निकाल के साइड में रख लेते हैं हर साल, जिससे क्या होगा कि जब हमें नया फ्रिज लाना होगा
तो हम उसमें मतलब वो पैसे को यूटिलाइज़ कर लेंगे। अब उस टाइम पे जितना भी प्राइस हो तो उसमें जो हमारा जो साइड में अमाउंट होगा वो अमाउंट को हम यूज़ कर सकते हैं उस फ्रिज को ख़रीदने में, ठीक है। तो इस यही काम सिमिलरली यहाँ पे हम मशीन के साथ भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसने क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ क्या कहते हैं कि जो सिंकिंग फंड का रेट है वो रेट हमें क्या रखना है 10%, ठीक है। उस सिंकिंग फंड का रेट हमें रखना है 10% और हमें इंटरेस्ट कैसा लगाना है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। क्लियर हो गया। अब इतनी चीज़ें बता दी तो बेसिकली अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होता है। जो सिंकिंग फंड का हमारा सिंकिंग फंड कोफिशिएंट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लिखते हैं अपना i अपॉन 1 प्लस i टू द पावर n माइनस 1। और जो हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा जो हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारा क्या होगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी इक्वल टू s इंटू i अपॉन 1 प्लस i टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है हमारा, सब कुछ देख लेते हैं हम। s क्या है हमारा, s है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड accumulated at the end of utility period, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा आई क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यूटिलिटी पीरियड, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने आपको सिंकिंग फंड की डेफिनेशन भी बता दी है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं आगे। क्या होगा अब हमारा, एनुअल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू s इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। अब फटाफट वैल्यू रखनी है। s की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 10,000 इंटू आई की वैल्यू कितनी दी है हमारी, 10%, यानी 0.1 लिखेंगे। फिर हमें i की वैल्यू यहाँ पे भी मेंशन करनी है 0.1 टू द पावर n कितना है, n हमारा 2 ईयर्स दे रखा है, ठीक है। लाइफ स्पैन आपने सेकेंड लाइन में पढ़ना क्वेश्चन के, तो वहाँ पे 2 ईयर्स हमारा दे रखा है, ठीक है। -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 बाई 0.21, ठीक है। यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, ₹1000 पर 0.21। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बिल्डिंग फेचेस अ रेंट ऑफ ₹10,000 एनुअली, ठीक है। अब बिल्डिंग का जो रेंट है वो हमारा 10,000 है, ठीक है, ईयरली। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर रिपेयरिंग इट फॉर लास्ट 2 ईयर्स। अब क्या है कि ये रेंट हमें कब मिल रहा है, जब हमने उसको रिपेयर करवा दिया है और लास्ट के 2 ईयर्स से हमें मिल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑन कैपिटल, यानी कि उसके जो कैपिटल है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा 5% है। और जो कोफिशिएंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड है, यहाँ पे देखो एनुअल सिंकिंग फंड फैक्टर जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में, वहाँ पे यहाँ पे क्या है, उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है, 0.05। अब क्या बोल रहा है कि देन एस्टिमेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग आफ्टर 2 ईयर्स। अब क्या बोल रहा है कि 2 साल के बाद हमें उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी कि उस बिल्डिंग की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमें क्या करनी है, यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गया। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहले आप लोग को ये बता देती हूँ मैं कि कैपिटलाइज वैल्यू होती क्या है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी हुज एनुअल इंटरेस्ट एट द हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द नेट इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब कि वो अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, इसका अमाउंट ऑफ मनी कितना होगा, जो हमारा एनुअल इंटरेस्ट होता है,
ठीक है, उसके यानी कि हाईएस्ट जो हमारा मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट होता है उसके बराबर होना चाहिए। क्या उसके बराबर होना चाहिए? हमारा जो नेट इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि हमें उस प्रॉपर्टी का जो रेंट मिल रहा है, यानी जो 10,000 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि वो रेंट हमारा किसके बराबर होना चाहिए? जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें वहाँ पे उस प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगा। देख लेते हैं हम कितना होता है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारा क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड फैक्टर इनटू एनुअल इनकम, ठीक है, या फिर रेंट। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दे रखा है? वो दे रखा था 5%, तो 0.05 हो गया प्लस, और हमें यहाँ पे ये कितना दे रखा है? सिंकिंग फंड कोफिशिएंट हमारा 0.05, ये भी दे रखा है। फिर यहाँ पे क्या है? ₹10,000 हमारा रेंट आ रहा है, ठीक है, वही हमारा इनकम हो जाएगा। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटलाइज वैल्यू अपनी निकालेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी? 1 लाख रुपीज़, ठीक है। कितनी हो जाएगी हमारी? 1 लाख। तो अब यहाँ पे देखो 1 लाख कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग 4 इज़ नॉट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द ओपन लैंड, यानी कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा मेथड हमारा जो है, जो वैल्यूएशन ऑफ ओपन लैंड का मेथड नहीं है, ठीक है। तो कौन सा मेथड है वो? हमारा प्रोग्रेशन मेथड। बाकी तीनों मेथड क्या होते हैं हमारे? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वैल्यूएशन मेथड ऑफ अ ओपन लैंड। चलो देख लेते हैं इसको। अब देखो वैल्यूएशन होता क्या है? वैल्यूएशन क्या होता है हमारा? जो टेक्निक, यानी कि द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नोन एज वैल्यूएशन, यानी कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग है, जैसे कि कोई बिल्डिंग हमारी है, ठीक है, डजेंट मैटर कि कब कंस्ट्रक्ट हुई थी, प्रेजेंट टाइम पे उसकी जो वैल्यूएशन होगी, यानी जो फेयर प्राइस होगा उसकी, तो वो हमारा कैलकुलेट करना, उसको हम कहते हैं वैल्यूएशन, ठीक है। अब वैल्यूएशन हर प्रॉपर्टी की हम कैसे करते हैं? तो वैल्यूएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज़ डन टू वर्क आउट द अमाउंट ऑफ फेयर रेंट ऑफ अ बिल्डिंग बाइंग और सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखो कि अगर मान लो कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, अब वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का क्या करना है? हमें या तो उसको रेंट पे देना है, या फिर सेल करना है, या परचेज़ करना है, तो हमें उसका फेयर प्राइस निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। जब तक हमें फेयर प्राइस नहीं पता होगी तब तक हम क्या करेंगे? उस बिल्डिंग को हम ना तो सेल कर सकते हैं, ना बाय कर सकते हैं, और ना ही हम रेंट पे दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्पेशली व्हेन, और ये सारी चीज़ें कब बहुत, वैल्यूएशन कब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? जब उसमें गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। रिक्विजिशन मतलब कि जब वो बिल्डिंग स्पेशली गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती है, तो हमें ये चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि देखो वैल्यूएशन ऑफ लैंड इज़ डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब ये फॉलोइंग मेथड्स है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? बेल्टिंग मेथड ऑफ अ वैल्यूएशन। बेल्टिंग मेथड मतलब क्या है? बेल्ट कैसा होता है आपको? बेल्ट हमारा होता है स्ट्रिप्स जैसा, ठीक है, ऐसा स्ट्रिप्स जैसा होता है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, बेल्टिंग मेथड जहाँ आएगा वहाँ पे हमें स्ट्रिप वाली देखनी है, और वहाँ पे हमें देखना है कि वो हमारा फ्रंटेज लैंड होता है। कौन सा लैंड होता है हमारा बेसिकली? तो इट इज़ टाइप ऑफ अ रोड फ्रंटेज लैंड, ठीक है, फ्रंटेज लैंड होता है। अब आपको ये सबको पता होगा कि जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हमारी ऑन रोड होती है, यानी किसी मेन रोड पे, यानी कि जैसे 4 लेन हो गया, 6 लेन हो गया, या 2 लेन हो गया, रोड्स पे, हमारे मेन रोड्स पे जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं वो, रेदर देन जो भी लैंड हमारे बैक साइड पे होते हैं या कॉलोनीज़ के अंदर में होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें सबको पता है। तो उस ऑर्डर में क्या हो गया कि अब उसकी रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उस पूरे के पूरे प्लॉट को हमें डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ कन्वीनियंट स्ट्रिप लाइंस में, या फिर पैरेलल लाइन में फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द रोड, ठीक है। सेंटर लाइन से हमें क्या करना पड़ता है? उसको स्ट्रिप्स में डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद हम उसको बेल्ट में डिवाइड कर देते हैं, और क्या कहते हैं, फिर उसका हम वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए इसका नाम है बेल्टिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड। अब डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो उसको हम यूज़ करते हैं,
ठीक है। यानी कि कोई मान लो कि कोई भी बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है हमारी जिसको हमने ऑलरेडी रेंट पे दे रखा है, तो हमें उसकी रेंटल वैल्यू पता है, ठीक है। तो अब जहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि जब अब द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ होल इज एस्टिमेटेड एंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड बाय डायरेक्ट कंपैरिजन विद द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी। मान लो कि 2 बिल्डिंग्स है, ठीक है। एक बिल्डिंग की वैल्यू, मतलब एक बिल्डिंग का प्राइस हमें सारी चीज़ें पता है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, उसका रेंटल वैल्यू कितना है और सारी चीज़ें, और आइडेंटिकल जगह पे यानी आइडेंटिकल लोकेशन पे हमारी एक और बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग आइडेंटिकल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये मान सकते हैं कि उसी मतलब सिमिलर बिल्डिंग होगी, और लेकिन लोकेशन हमारी जो है वो आइडेंटिकल है। तो वहाँ पे अब क्या है कि उस पर्टिकुलर जो दूसरी बिल्डिंग है जिसकी वैल्यूएशन हमें नहीं पता है और हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जिसकी सेलिंग प्राइस और रेंटल वैल्यू सारी चीज़ें हमें पता है, तो हम वहाँ से डायरेक्टली कंपेयर करके उस बिल्डिंग की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड। फिर ठीक है, फिर तीसरा हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्टिव मेथड। अब एब्स्ट्रैक्टिव मेथड हमारा कहाँ है कि वहाँ एब्स्ट्रैक्टिव मेथड हमारा वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, बट पर्टिकुलरली अबाउट द लैंड, ठीक है, और हमारे नियर बाई एरिया में भी हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो वहाँ पे हम पर्टिकुलरली एब्स्ट्रैक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द वैल्यू ऑफ लैंड वेयर सेल्स आर नॉट अकरिंग फ्रिक्वेंटली कैन बी वर्कड आउट बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड। अब ये हमारा वहाँ पे यूज़ होता है, जैसे मान लो कि कोई गाँव है, ठीक है, और आसपास काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है काफ़ी दूर तक जहाँ जिसके कंपैरिजन में करके हम या तो उसका वैल्यू निकाल सके, या फिर वहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली कोई लैंड और का बाइंग और सेलिंग या रेंटल ऐसा नहीं होता है जहाँ की हम वैल्यूएशन करके एक पर्टिकुलरली हम वहाँ पे डिसाइड कर सके। तो वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, अपना एब्स्ट्रैक्टिव मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो, मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये तो हम ओपन लैंड की बात कर रहे थे पीछे, ठीक है। अब अगर हमें प्रॉपर्टी की बात करनी है, तो प्रॉपर्टी की अगर वैल्यूएशन करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, पहला हो गया हमारा लैंड और बिल्डिंग बेस्ड मेथड पे, दूसरा रेंटल मेथड पे, तीसरा हमारा प्रॉफिट बेस्ड मेथड हो गया, चौथा डेवलपमेंट मेथड हो गया। यहाँ पर मैंने इन सबको डिफाइन नहीं किया है क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन ओपन लैंड का पूछ चुका है, तो क्या पता इस बार प्रॉपर्टी के लिए भी वो पूछ ले, तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। What is the lift of soil material for the canal shown in the figure? ठीक है, अब देखो ये आपको एक कैनाल दिखा रखा है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या है, हमें कितना सॉइल, ठीक है, यानी कितने डेप्थ तक हमें सॉइल यहाँ पे लिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली पहले हम देख लेते हैं कि हमारा लिफ्टिंग ऑफ मटेरियल होता क्या है। तो लिफ्ट ऑफ मटेरियल, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अप टू विच द लेबरर्स हैव टू एक्सकवेट द सॉइल एंड रिमूव इट फॉर द स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। यानी लिफ्ट ऑफ मटेरियल वाला क्या होता है कि ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होता है ग्राउंड लेवल से लेके उतने डेप्थ तक जहाँ तक हमें अपने लेबरर्स को बोलना है सॉइल एक्सकवेट करने के लिए, उसके बाद और रिमूव करना है स्टैंडर्ड रेट पे। रेट कैसा रहेगा उनका, लेबरर्स का हमारे स्टैंडर्ड रेट रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है हमारा कि इट इज़ द एवरेज हाइट थ्रू विच द अर्थ हैज़ टू बी लिफ्टेड फ्रॉम द सोर्स टू द प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग और डिस्पोजिंग, ठीक है। अब क्या है कि ये एवरेज हाइट होती है कि जहाँ से हमें क्या करना पड़ता है कि अर्थ वर्क को निकालना होता है और लिफ्ट करना पड़ता है और स्प्रेड करना होता है या फिर डिस्पोज करना होता है उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे हमें वहाँ पे मतलब हमारे जो अर्थ वर्क है निकला हुआ वहाँ पे हमें जहाँ पे भी डालना है, ठीक है। अब वो लिफ्ट हमारा कितना होगा फॉर द कैनाल, तो हमारा बेसिकली क्या होता है कि जितना हमारा डेप्थ हो गया और जितनी हमारी हाइट होगी, यानी जहाँ पे हमें ये डिस्पोज करना है, ये देखो, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से सॉइल निकाल के यहाँ पे लाना है हम, तो क्या करना है कि ये हमारी जितनी हाइट हो गई और ये हमारा जितना डेप्थ हो गया, तो उसका क्या करेंगे हम एवरेज निकाल लेंगे और जो भी उसका एवरेज होगा वही हमारा लिफ्ट ऑफ द सॉइल मटेरियल होगा। क्लियर हो गया, तो बेसिकली आपको एवरेज निकालना है और एवरेज कितना आया है आपका 1.35, ठीक है। तो 1.20 प्लस 1 क्या कहते हैं 50 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, उसका एवरेज निकाल लिए तो 1.35 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, इजी था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, वाइल कैरिंग आउट द सिविल इंजीनियरिंग वर्क मस्टर रोल इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि मस्टर रोल किस लिए यूज़ होता है।
क्योंकि अभी तक मस्टर रोल आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोग को पता होगा, कितनों को नहीं। तो देखो मस्टर रोल का देख लेते हैं कि हमारा मस्टर रोल क्या होता है कि वो हमारा रिकॉर्ड करता है क्या क्या, अटेंडेंस ऑफ द डेली लेबरर्स एम्प्लॉयड इन अ वर्क एंड द क्वांटिटी ऑफ द वर्क डन बाय देम। ठीक है, यानी कि हमारा क्या होता है कि मस्टर रोल हमारा कहाँ यूज़ होता है, मस्टर रोल हमारा यूज़ होता है हमारा रिकॉर्ड करने के लिए अटेंडेंस ऑफ अ सिविल लेबरर्स एम्प्लॉयड इन अ वर्क एंड क्वांटिटी ऑफ द वर्क, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो देख भी लेते हैं इसको एक बार अच्छे से। हमारा मस्टर रोल क्या है, मस्टर रोल इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द अटेंडेंस, पेमेंट्स मेड, अनपेड वेजेस एंड वर्क डन बाय डेली लेबरर्स एंगेज्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स। ठीक है, तो ये सारे यानी कि हमारा जो डेली पेमेंट होता है, ठीक है, यानी डेली हमारा एक्सपेंस जो होता है वो सारी चीज़ें हम किस में अपना डाल के रखते हैं, उस सारी चीज़ों को हम अपने मस्टर रोल में मेंशन करके रखते हैं। ठीक है, चाहे वो लेबरर्स का हो, चाहे वो कोई सामान मंगवाया हो या फिर कोई ऐसी पेमेंट की हो हमने, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम अपने मस्टर रोल में मेंशन करके रखते हैं। अब क्या है, इट इज़ अ बेसिक रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट मेड टू डेली लेबरर्स। अब क्या है, ये बेसिक रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट होता है जो हमारे डेली बेसिस पे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मस्टर रोल का हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये हमारा डेली बेसिस पे है, बेस्ड ऑन डेली बेसिस। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। फिर क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड एंड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। ठीक है, अब क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि देखो अब क्या होता है कि आप जैसे एक चीज़ करो कि आपको जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं ना, जैसे आपका मान लो कि अगर आप बाहर रह रहे हो घर से, तो आपका मंथ का जो रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, वाटर बिल होते हैं, ये सारी चीज़ों का अमाउंट आपको ध्यान रहता है। क्यों, क्योंकि ये मंथली आता है और आपको मतलब अमाउंट भी ज़्यादा होता है इनका, तो आपको ये चीज़ें याद रहती है। लेकिन आप मान लो कि आप बाहर जा रहे हो, आप चाय पीने जा रहे हो बाहर, या फिर डेली आप कॉफ़ी पीते हो बाहर जाके, या फिर क्या कहते हैं कि आप खाना जो खा रहे हो, तो ये चीज़ें आप कभी मेंशन नहीं करते, क्योंकि 10 रुपये 20 रुपये चीज़ें आप मेंशन नहीं करते, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना खर्च कर दिया। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे में ही हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो चीज़ हमें पता नहीं चलती। तो यही सेम चीज़ हमारे यहाँ पे भी हो रही है कि डेली में अगर हमारा एक्सपेंस ऐसा ना हो जाए कि हमारा जो प्रोजेक्ट का एस्टिमेट है वो बिगड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए हमारा मस्टर रोल क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अब देखो मस्टर रोल का क्या है कि हम इसको 3 पार्ट्स में करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया हमारा, ये नॉमिनल रोल हो गया। तो इस पार्ट में क्या है कि हमारा मस्टर रोल फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेबरर एम्प्लॉयड इज रिकॉर्डेड एंड डेली अटेंडेंस ऑफ द लेबर इज मार्क्ड। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले पार्ट में क्या करते हैं, हम जो भी लेबर हमारे आते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखते हैं, जो भी एम्प्लॉयड लेबरर्स हैं हमारे, और फिर अगर उनमें से कितने लेबरर्स डेली आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या फिर किसी ने लीव ली है, तो ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1 में मेंशन करके रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है कि रजिस्टर ऑफ द एरियाज ऑफ वेजेस ड्यू टू द वर्क्ड पीपल। ठीक है, मान लो कि कुछ लोगों को हमने पेमेंट उस टाइम पे नहीं की। ठीक है, हम डेली बेसिस पे पेमेंट हो रही है यहाँ पे, तो मान लो कि उस टाइम पे हमें पेमेंट नहीं की, तो वो पेमेंट हमारी रह गई, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे मेंशन करके रखते हैं कि इन लोगों की पेमेंट नहीं हुई है और इन लोगों की पेमेंट करना बाकी है। ठीक है, फिर पार्ट 3 में क्या है कि डिटेल्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन बाय द लेबर। अब क्या है कि पार्ट 3 में क्या मेंशन कर रहे हैं हम, पार्ट 3 में मेंशन कर रहे हैं कि जो भी लेबरर्स ने काम किया है, ठीक है, उनका मेजरमेंट करके रखना है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ का काम हो गया है या फिर ये काम हो गया है। ठीक है, तो दिस पार्ट ऑफ द मस्टर ग्रुप इज़ यूज्ड फॉर द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द वर्क डन एंड रेफरेंस टू द पेजेस एंड मतलब मेंशन, सॉरी ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, टू द पेजेस एंड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द बुक रिकॉर्डेड। क्लियर हो गया, यानी कि जो भी हमारा मेजरमेंट है, हमारे साइड पे जो भी काम हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हमारे मेंशन करके रखी है हमने पार्ट 3 में। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, मेजरमेंट बुक्स। अब मेजरमेंट बुक्स क्या होता है ये भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो द मेजरमेंट बुक इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड सिंस इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड क्वान्टिटीज़ वेदर द वर्क डन बाय द डेली लेबर पीस। ठीक है, अब क्या है कि हमारा जो पीस वर्क है और हमारा ठीक है, हमारा जो पीस वर्क है हमारा यहाँ पे, और फिर हमारा जो स्केड्यूल कॉन्ट्रैक्ट है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं मेजरमेंट बुक्स में हम मेंशन करके रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन करके रखते हैं क्यों है, तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो हम लेबरर्स को बुला क्यों रहे हैं, हम लेबरर्स को पैसे क्यों दे रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा काम हो।
ठीक है। हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो काम आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे होते रहना चाहिए, इसीलिए हम पे कर रहे हैं। और अगर हमारा काम प्रोग्रेस में हमें दिख रहा है तो वो चीज़ कौन बताएगा, वो हमारा मेजरमेंट बुक बताएगा। अगर मेजरमेंट बुक हमारा नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे काम में प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर जो लेबरर्स को हमने पे किया है वो लेबरर्स ने काम किया भी है या नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, अपना मेजरमेंट बुक बताता है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एन्युटी। तो अब कौन सा ऐसा है जो हमारी टाइप ऑफ एन्युटी नहीं है, तो वो है हमारा एन्युटी इसेंट्रिक, ठीक है। ऐसी टाइप की कोई एन्युटी नहीं है, ठीक है। चलो देख लेते हैं बाकी क्या है। अब एन्युटी होती क्या है, देखो एन्युटी क्या होती है कि एन एन्युटी प्लान इज़ वन दैट प्रोवाइड्स यू periodically पेमेंट्स फॉर अ टर्म दैट यू हैव चूजन फॉर द अमाउंट दैट यू पे एज प्रीमियम्स, ठीक है। योर पेमेंट कैन बी पेड एज अ लमसम और ओवर एट अ स्पेसिफाइड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हमारा जो एन्युटी प्लान क्या होता है, एन्युटी प्लान हमारा वो प्लान होता है जो हमें प्रोवाइड करता है क्या, हमारे पीरियोडिक पेमेंट्स को। अभी क्या होता है कि मास्टर रोल्स में हमने क्या पढ़ रहे थे कि वहाँ पे हमारा डेली बेसिस वाला पेमेंट हमारा रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है, पीरियोडिक होता है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा पीरियोडिक पेमेंट होता है, मान लो जैसे कि हमने डिसाइड कर रखा है कि हम 1 महीने पे करेंगे, या फिर हम 2 महीने पे करेंगे, या फिर हम हर 3 हफ्ते पे करेंगे, लेकिन वो डेली नहीं होगा, ठीक है। यानी कि डेली बेसिस पे नहीं होगा या फिर 1-1 2-2 दिन पे नहीं होगा। वो हमारा क्या है कि जो भी पर्टिकुलर टाइम हमने डिसाइड कर रखा है और वो पीरियड हमारा थोड़ा लंबा होगा, 1 to 2 डेज से ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब पर्टिकुलर उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं एन्युटी हमारा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला होता है हमारा एनुअल एन्युटी। अब नाम से ही पता चल गया है कि हमारा एनुअल एन्युटी मतलब कि ये क्या है, हमारा ईयरली बेसिस पे है, ठीक है। यानी कि द अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ the amount paid at the beginning of the each period or the year for a defined number of intervals is called annual annuity, ठीक है। अब क्या है कि देखो एग्जांपल्स ऑफ एनुअल एन्युटी क्या हो जाएगी, जो रेगुलर डिपॉजिट्स होते हैं टू द सेविंग अकाउंट, मंथली होम मॉर्गेज पेमेंट्स और मंथली इंश्योरेंस पेमेंट्स और पेंशन पेमेंट्स, ठीक है। यानी कि हमारे बेसिकली जो हायर ऑफिसर्स होते हैं तो उनके जो पेमेंट्स वगैरह चल रही होती है तो वो सारी चीज़ें हमें एडवांस में पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपनी एनुअल एन्युटी बोलेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया, परपेचुअल एन्युटी। तो परपेचुअल एन्युटी क्या होती है, द पेमेंट्स ऑफ द एन्युटी दैट कंटिन्यूज फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम और वी कैन से हैज़ नो एंड इज कॉल्ड अ परपेचुअल क्या कहते हैं, एन्युटी। अब जैसे हमारी पेंशन हो गई, ठीक है। अब क्या है कि जो लोग काम कर रहे थे और यहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनकी पेंशन तो हमें देनी ही देनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा रॉयल्टी भी हो गया, तो रॉयल्टी भी हमें जो हमने दे रखी है वो भी हमें देनी ही देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में हम कुछ भी कट डाउन नहीं कर सकते हैं कि चलो ठीक है कि इस बार मतलब हमारा कम हो गया या ज़्यादा हो गया। ये क्या है, फिक्स्ड है, इनका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है कि ये कब तक चलेंगी, ठीक है। तो जब तक उनकी लाइफ स्पैन है तब तक हमें पेंशन तो देनी ही पड़ेगी। क्लियर हो गया। तो वो हमारा किसके अंडर में आ जाता है, वो हमारा आ जाता है परपेचुअल एन्युटी के अंडर में। फिर क्या आता है, डिफर्ड एन्युटी आती है। डिफर्ड एन्युटी मतलब कि द पेमेंट्स ऑफ द एन्युटी बिगिन आफ्टर सम ईयर्स। अब क्या है कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब हमारा ये खर्चा नहीं था, लेकिन ये कुछ साल के बाद आना शुरू हो गया। अब जैसे क्या है कि फॉर एग्जांपल रिटर्न फ्रॉम एन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब क्या है कि जो रिटर्न्स हमारे आने वाले हैं, कि जो हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी से जो रिटर्न आने लगे हैं तो उसकी जो पेमेंट, यानी बेसिकली हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी का जो हमें पेमेंट करना पड़ता है वो चीज़ हमारी क्या होती है, वो हमारे किसके अंडर में आ जाएगी, डिफर्ड एन्युटी के अंडर में आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारी एन्युटी सर्टेन। तो एन्युटी सर्टेन क्या होती है, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट दैट प्रोवाइड्स सीरीज ऑफ पेमेंट्स फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टू अ पर्सन और द पर्सन's बेनिफिशियरी और ई-स्टेट। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन रिटायर्ड इनकम ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। तो अब क्या है, बेसिकली क्या है कि जो भी हमारे रिटायर्ड इनकम होती है, ठीक है, यानी कि किसी भी पर्सन के लिए या पर्सन के बेनिफिशियरी के लिए या उसके पर्टिकुलर ई स्टेट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, बेसिकली जो सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स होते हैं वहाँ पे, तो वो सारे हमारे किसके अंडर में आ जाएंगे, वो सारे आ जाएंगे हमारी एन्युटी सर्टेन के अंडर में। क्लियर हो गया। तो बेसिकली हमें समझ में आ गया कि जो भी क्या कहते हैं यहाँ पे पेइंग होती है वो बेसिकली हमारी पेंशन इंक्लूड करती है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म पेमेंट को इंक्लूड करती है, या फिर हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी के पेमेंट्स को, इन्वेस्टमेंट्स को हमारे इंक्लूड करती है, ठीक है। तो ये सारी जो लॉन्ग पेमेंट्स होती है वो सारी हमारी एन्युटी कहलाती है। क्लियर हो गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ नॉट यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ द रिलेटेबल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या फिर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा ऐसा मेथड है जो हमारा यूज़ नहीं होता है, तो वो हमारा एनईटी मेथड है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हमने पीछे देखा कि हमारा एनईटी मेथड कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, और वो बाकी तीनों मेथड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो हमें पता चल गया। अब देखो क्या है कि अब बाकी सारे मेथड्स किसके थे, बाकी सारे मेथड्स थे हमारे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। सारे नाम हम अभी पीछे पढ़ के भी आए तो आपको याद ही होगा। अभी जस्ट मैंने जहाँ पे बोला था कि सिर्फ नाम बता रही हूँ आपको, तो हमारा वहाँ पे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी देखा था हमने। अब देखो देख लेते हैं कि किसके किसके लिए सुटेबल होता है। तो देखो जो रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन होता है वो सुटेबल होता है प्रॉपर्टी विद अ न्यू बिल्डिंग, ठीक है। रेंटल वाला हमारा न्यू बिल्डिंग के लिए होता है बेसिकली। फिर क्या है दूसरा, क्या है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो ये किसके लिए सुटेबल होता है कि ये हमारे जो भी स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, इस टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं तो वहाँ के लिए हमारा सुटेबल होता है कौन सा, हमारा लैंड एंड बिल्डिंग मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा कैपिटल वैल्यू मेथड। तो कैपिटल वैल्यू मेथड हमारा किसके लिए सुटेबल है, तो बेसिकली ये ओपन लैंड, क्लब्स, आउट होम्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के लिए ये सुटेबल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया प्रॉफिट बेस्ड वैल्यूएशन। प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलेगा, बेसिकली सिनेमाज, शॉप्स, होटल्स। तो समझ लो कि जहाँ से भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पर हमारा क्या होगा कि वो हमारा प्रॉफिट बेस्ड वैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। ओपन लैंड, क्लब्स, आउट होम्स, कैपिटल वैल्यू के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। अब क्या है कि जो हमारी अंडर डेवलप्ड प्रॉपर्टी है, मान लो कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो हाफ बिल्ट है, या फिर कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो अभी बनना शुरू ही हुई थी, जिनका फाउंडेशन ही बना था पर वो स्टॉप हो गई फिर, तो ये सारी क्या है, ये सब हमारी डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन के अंडर में आएगा, जहाँ पे हम अंडर डेवलप्ड प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करेंगे। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So next question is, what is the correct sequence of preparing estimate? First is detail estimate, second is approximate estimate, third is supplementary estimate and fourth is revised estimate. तो यानी करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा, तो करेक्ट सीक्वेंस होगा सबसे पहले आएगा हमारा अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड हमारा आएगा डिटेल्ड एस्टिमेट, फिर थर्ड हमारा आएगा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, फिर लास्ट में हमारा आएगा रिवाइज एस्टिमेट। दैट इज़ 2 1 3 4 विल बी द सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब देख लेते हैं एक बार, देखो प्रिलिमिनरी या फिर अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, दोनों में से कोई भी होगा वो हमारा सेम ही होगा। अब प्रिलिमिनरी लग गया तो अब आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये अप्रॉक्सीमेट हमारा सबसे पहले होता है, ठीक है। तो एन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट मेड आउट टू फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट और इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। ये फटाफट यानी कि काफ़ी जल्दी में बनता है ये, और ये अप्रॉक्सीमेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा ये अप्रॉक्सीमेट होता है। इस पर हमें कोई भी ऐसा एक सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए कि हमारा प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, उसके लिए हम ये करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हमारा क्या होता है कि वाइल अ वर्क इन प्रोग्रेस सम एडिशनल वर्क्स मे बी थॉट नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट विच वॉज नॉट फोरसीन व्हेन द ओरिजिनल एस्टिमेट वॉज फ्रेम्ड। द एस्टिमेट व्हेन प्रिपेयर टू कवर ऑल सच वर्क्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री मतलब कि एडिशनल काइंड ऑफ, ठीक है, आप उसको एडिशनल बोल सकते हो। तो एडिशनल का मतलब क्या है कि मान लो कि हमने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट में हमें ये 10 काम करने हैं, लेकिन उस 10 काम के अलावा भी हमें 1-2 चीज़ें मिल गई कि बाद में पता चला जब प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था तब हमें पता चला कि नहीं ये 1-2 चीज़ें भी तो ऐड करनी पड़ेगी हमें अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो वो जो 1-2 चीज़ें आती हैं कि तो उनका एस्टिमेट अलग से होता है और उनको फिर बाद में हम ऐड अप करते हैं अपने टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपना हमारा हो जाएगा वो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक है। फिर डिटेल एस्टिमेट क्या होता है, डिटेल एस्टिमेट नाम से ही पता चल गया होगा आपको, इंक्लूड द क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ अ वर्क। यानी कि हर एक छोटी से छोटी डिटेल का भी हम क्या करते हैं यहाँ पे कि सारी डिटेलिंग अच्छे से मेंशन करते हैं कि क्या कॉस्ट हमारा आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या चीज़ें हमारी यूज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारी जो डिटेल एस्टिमेट होता है वो हमारा होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो गया रिवाइज एस्टिमेट। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि रिवाइज एस्टिमेट हमें कब करना पड़ता है, व्हेन द सैंक्शनड एस्टिमेट इज़ एक्सीडेड बाय मोर देन 5% आइदर फ्रॉम द रेट्स being found insufficient due to change in the price level or from any cause expect a more important structural alteration, ठीक है।
अब यानी कि ये किसी भी वजह से हो सकता है कि रिवाइज एस्टिमेट हमारा किस किस वजह से हो सकता है, तो बेसिकली या तो कि प्राइसेस यानी जो भी मटेरियल हमें यूज़ करना है उसके प्राइस में ड्रास्टिक चेंज आ गया, इस वजह से यानी कि अब ±5% से ज़्यादा अगर चेंज आ गया तो हमें वो चीज़ क्या करनी पड़ेगी, हमें अपना एस्टिमेट रिवाइज़ करना पड़ेगा। और एल्स कि स्ट्रक्चर में ऑल्ट्रेशन आ गया, मतलब कि हमने जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था अब वो चीज़ हमें नहीं करनी है, यानी कि वो चीज़ नहीं हो पा रही होगी, तो हमें स्ट्रक्चर में थोड़े ऑल्ट्रेशन करने पड़े, तो उस चक्कर में हमारा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ गया। तो उसके चक्कर में तो अगर ऐसा भी कंडीशन आता है तो भी हम क्या करते हैं, अपना रिवाइज एस्टिमेट यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द रेंट स्टेटमेंट ऑफ अ बिल्डिंग नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, ऐसे कौन से कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि हमारा कंडीशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो रेंट स्टेटमेंट होता है ऑफ बिल्डिंग का वो हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो वो कौन सा होता है कि अ रेजिडेंशियल building owned by the government is converted to a field office for data collection by the government। इस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा रेंट स्टेटमेंट ऑफ अ बिल्डिंग है वो हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी समझा रखी है। अब क्या है कि रेंट स्टेटमेंट होता क्या है बेसिकली, तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें बताता है, जो हमारा टेनेंट होता है बेसिकली, हमारा जो रेंट स्टेटमेंट बताता है कि जो हमारा रेंट पे ले रहा है बिल्डिंग, ठीक है, उसके और जो रेंट पे दे रहा है बिल्डिंग उसके बीच में एक पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट का एक मतलब फाइल डॉक्यूमेंट होता है जिस पे सारी चीज़ें मैंशन होती है, जितने भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। क्लियर हो गया, देख लेते हैं। The rent statements are a type of a document that lets the tenant know how much money they owe for rent and when it must be paid। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, a rent agreement must always be prepared in between the landlord and the tenant in case of both parties are different। ओके, ये तो होता ही है। फिर नेक्स्ट, however in special circumstances if both landlord and tenant are the same the rent agreement may be avoided। ठीक है, यानी कि जिसकी बिल्डिंग है अगर उसको वो खुद ही उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो खुद को तो रेंट देगा नहीं, तो ये चीज़ अवॉइड हो जाती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है कि अमंग द गिवन ऑप्शंस द लास्ट ऑप्शन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट इज द ओनर एंड लेटर ऑन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फील्ड ऑफिस और अ डाटा कलेक्शन बाय गवर्नमेंट, सो टेनेंट इज ऑल्सो द सम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सो देयर इज़ नो नीड फॉर द रेंट स्टेटमेंट। अब देखो इसने बोला है कि अगर जिसकी बिल्डिंग है अगर वो खुद ही काम करने लगे वहाँ पे, यानी कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग है और गवर्नमेंट अपना ही खुद का कोई एक ब्रांच का ऑफिस खोल रही है वहाँ पे, तो डेफिनेटली वो अपने आप को तो रेंट देगी नहीं, दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई भी रेंट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू SP 27/1984 द थिकनेस ऑफ द स्लैब और RC स्लैब शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट ऑफ, तो वो कितना होना चाहिए वो बेसिकली हमारा अब देख लेते हैं कि एज पर SP 27/1987 यानी कि हैंडबुक मेथड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑल द डायमेंशंस ऑफ द कंक्रीट वर्क शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट ऑफ द हमारा 0.01 meter except for the thickness of the slab which slab measured to the nearest of the 0.005 meter square area shall be worked out to the nearest of the 0.01 meter square। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि सॉरी ये हमारा थिकनेस है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, थिकनेस ऑफ द स्लैब यानी कि ये स्लैब की थिकनेस हो गई। फिर एरिया शैल बी वर्कड आउट, तो एरिया हमारा कितना होना चाहिए 0.01 मीटर स्क्वायर। फिर क्या है कि क्यूबिक कंटेंट शैल कंटेंट बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट ऑफ द, अगर हमारा क्यूबिक कंटेंट है तो वो हमारा किसके अराउंड होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 0.01 मीटर क्यूब के अराउंड। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा है, तो 0 यानी थिकनेस ऑफ द स्लैब और द RC स्लैब यानी थिकनेस पूछना है यहाँ पे, तो थिकनेस हमारा कितना था 0.005 मीटर। क्लियर हो गया, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी के 3 वैल्यूज़ भी आप याद रखना, ठीक है, कि हमारा जो भी हमारा डायमेंशन का कंक्रीट वर्क होगा, अगर कोई भी कंक्रीट वर्क हमारा होता है तो उसका जो हमारा वो थिकनेस हमारा होगा कितना होगा, वो हमारा 0.01 मीटर होगा एक्सेप्ट फ्रॉम द स्लैब थिकनेस। ठीक है, अगर स्लैब की थिकनेस पूछा है तो हमारा 0.005 मीटर होगा और इस बाकी सबका 0.01 मीटर होगा। ठीक है, अब एरिया कितना होगा, एरिया होगा उसका 0.01 मीटर स्क्वायर और क्यूब अगर हमारा वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा 0.01 मीटर क्यूब। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ द एस्टिमेट इज कोर्टयार्ड इज़ नॉट कंसीडर्ड। कौन से एस्टिमेट में हमारा कोर्टयार्ड जो है वो हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो हमारा वो होता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
कौन सा होता है हमारा प्लिंथ एरिया में। जब प्लिंथ एरिया का हम एस्टिमेट करते हैं तो उसमें हम कोर्टयार्ड को कंसिडर नहीं करते हैं। कोर्टयार्ड या फिर बालकनी वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे प्लिंथ एरिया में नहीं आती हैं। ओके, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है मैंने। अब देखो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट भी कर दी कि इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट ओपन एरियाज कोर्टयार्ड एंड द बालकनी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया वैल्यूएशन। ठीक है, क्लियर हो गया। और इस मेथड को हम और क्या बोलते हैं, हमारा अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें डिफाइन कर दी है कि हमारा प्लिंथ एरिया मेथड क्या होता है, क्यूब रेट एस्टिमेट हमारा क्या होता है वो भी बता दिया है, यूनिट रेट एस्टिमेट का हमारा क्या होता है वो भी बता दिया है। ठीक है, तो आप एक बार रीड कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज इसमें मैंशन है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लेवल सेक्शन हैज़ फॉर्मेशन विड्थ ऑफ 10 मीटर। ठीक है, एक लेवल सेक्शन है कि जिसका फॉर्मेशन विड्थ हमारा कितना है, 10 मीटर है। साइड स्लोप हमारा कितना दे रखा है, 1:2, यानी कि 1 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल। फिर क्या बोल रहा है कि द सेंट्रल हाइट कितना है हमारा, 2 मीटर का है। अब क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क रिक्वायर्ड फॉर अ 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि हमें क्या करना है कि क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालना है जिसमें हमारा जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड हमारा कितना है कि 1 किलोमीटर लेंथ हमारी दे रखी है ऑफ द फॉर्मेशन। ओके, तो इसको हम चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें स्लोप कितना दे रखा था, स्लोप हमें दे रखा था 1 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बोथ साइड हमारा स्लोप इतना ही है, 1 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। फिर डेप्थ हमें कितनी दे रखी थी, डेप्थ हमें दे रखी थी 2 मीटर की। ठीक है, टॉप विड्थ हमारी कितनी दे रखी थी, 10 मीटर। और अकॉर्डिंगली अब हम नीचे की भी विड्थ निकाल लेंगे, जो हमारी कितनी होगी, 10 + 2 × 2 × 2। ठीक है, तो वो टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। ठीक है, फिर अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क निकालना है, तो वो हमारा कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा क्या होगा, ट्रापेजॉइडल का एरिया निकालना है। सिंपल, एज सिंपल एज दैट, कि एक लाइन में बता दे रही हूँ मैं आपको, ट्रापेजॉइडल का एरिया निकालना है, वही हमारा क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क होगा। ओके, तो डायरेक्टली कर लेते हैं हम, 10 + 18 × 1 × 10⁻3। ठीक है, ये हमारा मीटर क्यूब में आ गया। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28,000 मीटर क्यूब। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना था, सिंपल सी बात है, आप डायग्राम बनाओगे और आपको ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकाल लेना है। जितना एरिया ट्रेपेजॉइडल का आएगा उसको हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सी बात कि हमें उसको जो भी आएगा वो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो हमारा क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। The amount of cement required for the 100 meter square area of dam-proof course with 2.5 centimeter thickness, in which proportion of 1:2:4 cement sand aggregate will be। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ सीमेंट पूछ रहा है रिक्वायर्ड फॉर द 100 मीटर स्क्वायर एरिया। 100 मीटर स्क्वायर एरिया में हमें क्या कहते हैं कि हमें सीमेंट का मोर्टार बना के वहाँ पे अप्लाई करना है, और जिसकी थिकनेस हमें कितनी रखनी है, 2.5 सेंटीमीटर थिक रहेगा वो। और उसके बाद उसकी रेशियो क्या रहेगा, जो मोर्टार बनेगा उसका रेशियो रहेगा 1:2:4 का, यानी सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का जो रेशियो रहेगा वो ये रहेगा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना सीमेंट हमें यूज़ होगा, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सीमेंट required will be equal to 1.54 into 1 upon, जो हमारा रेशियो हो जाएगा 1 + 2 + 4 into 100 into 2.5 upon 100। ठीक है, ये हमारा थिकनेस हो गया
अब हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 0.55 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट का कितना वॉल्यूम हमारा लगेगा, वो हमें लगेगा 0.55 का। क्लियर हो गया? चलो, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ओल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कौन सा मेथड है जो हमारा यूज़ नहीं होता है किसके लिए, हमारे ओल्ड स्ट्रक्चर के लिए। तो कौन सा है हमारा, जियोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड हमारा यूज़ नहीं होता है किसके लिए, हमारा ओल्ड स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन बता रखा है। तो पहला क्या है हमारा, पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, तीसरा है सिंकिंग फंड मेथड, चौथा है क्वांटिटी सर्वे मेथड और पांचवा है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा मेथड, यानी ज्योमेट्रिक मीन मेथड आपका नहीं आया यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है, तो वो मेथड हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। बाकी ये लिस्ट भी दे रखी है, प्लस मैंने एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर रखा है यहाँ पे। एक बार आप रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन बेसिकली आपको नाम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये नाम आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनरली मेथड्स के नाम पे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ न्यूली बिल्ट हाउस इज़ लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ ₹1000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, कि एक नया घर बनाया गया है, उसको रेंट पे दिया गया है। कितना रेंट है उसका, 1000 रुपीज़ है, कितना, पर मंथ का। ठीक है, फिर अब क्या बोल रहा है कि इफ़ आउटगोइंग्स आर 20% ऑफ द ग्रॉस रेंट। ग्रॉस रेंट हमारा 1000 है और 20% उसका कितना है, हमारा आउटगोइंग है। क्लियर हो गया? फिर क्या बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। ओके, फिर क्या पूछ रहा है, कैपिटल वैल्यू फॉर द रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन। अभी कैपिटलाइज वैल्यू हमने पीछे देखा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि अपना हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो ग्रॉस रेंट हम एनुअली निकालेंगे। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू वहाँ पे भी हम, याद है एन की वैल्यू हम ईयर्स में रख रहे थे, तो यहाँ पे भी ईयरली ही निकालेंगे हम। तो चलो देख लेते हैं पहले हम क्या करते हैं। ग्रॉस रेंट हमारा कितना हो गया, ग्रॉस रेंट हो गया हमारा 1000 इंटू 12। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 12,000। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है आउटगोइंग जो है वो हमारी कितनी है, आउटगोइंग है हमारी 20% ऑफ द रेंट, 20% ऑफ द रेंट। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2400 रुपीज़। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट बोल रहा है अब हमारा नेट रेंट कितना बचता है। तो नेट रेंट हमारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा ग्रॉस रेंट माइनस आउटगोइंग्स। ठीक है, वो हम माइनस कर दिया अपना, तो हमारे पास कितना बच गया, 12,000 माइनस 2400। तो हमारे पास कितना बच रहा है इसमें, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 9600। ठीक है, फिर अब क्या है, वो क्या कह रहा है कि हमारा जो ईयर परचेज है वो हमारा 10% है। ठीक है, यानी कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारा कितना दे रखा है, हमें 10% दे रखा है। ठीक है, तो ईयर्स परचेज इज इक्वल टू 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो हमारा कितना हो जाएगा 1/0.1। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, एक तो मैंने पीछे भी आपको फॉर्मूला बताया था, रेंट या फिर इनकम, वहीं पे सेम चीज़ यहाँ पे भी। और जो अपन ने 1 अपॉन क्या कहते हैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस हमारा जो क्या कहते हैं सिंकिंग फंड कोफिशिएंट ऐड किया था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ईयर्स परचेज हो जाएगा वो हमारा टोटल। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ईयर्स परचेज इनटू हमारा एनुअल रेंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब हम उसको देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/0.1 इंटू 9600। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 96,000।
ये हमारा क्या हो गया, उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गई। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 96,000, ऑप्शन सी, सॉरी ये ऑप्शन बी के ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ओल्ड बिल्डिंग हैज़ अ फ्यूचर लाइफ ऑफ 15 ईयर्स। एक ओल्ड बिल्डिंग है जिसकी फ्यूचर लाइफ हमारी कितनी दे रखी है, 15 ईयर्स की। फिर क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दे रखा है हमें, 7%। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एनुअल श्रिंकिंग फंड इज़ हमारा 0.431, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईयर्स परचेज। हमें क्या निकालना है, ईयर्स परचेज। अभी मैंने आपको समझाया ईयर्स परचेज हमारा क्या होगा, ईयर्स परचेज हमारा कितना हो जाएगा, तो ईयर परचेज हमारा होगा यहाँ पे 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 7%, दैट इज 0.07 प्लस हमारा सिंकिंग फंड कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 0.43। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0.50, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। तो ईयर्स परचेज हमारा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया, पीछे हमने देख लिया था ईयर्स परचेज, मैंने आपको बताया ही था क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अ बिल्डअप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड एज कॉल्ड। तो अब क्या है कि हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है ऑफ अ बिल्डिंग of a built-up property at the end of its useful life without being dismantled is called as, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अपना salvage value, ठीक है, उसे हम बोलेंगे अपना salvage value। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब स्क्रैप वैल्यू क्या होती है हमारी, स्क्रैप वैल्यू होती है हमारी, स्क्रैप वैल्यू इज द सेल वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि हमने कोई मशीन या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ खरीदा, ठीक है, खरीदने के बाद क्या हुआ कि हमने उसको पूरी लाइफ उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब वो यूज़ करने के बाद उसकी लाइफ स्पैन जो है वो ख़त्म हो गई है। अब ख़त्म होने के बाद क्या होगा कि हमारा बेसिकली क्या बचता है कि ख़त्म होने के बाद यानी कि अब वो हमारे किसी काम का नहीं रहा, ठीक है, अब वो बेकार हो गया, ठीक है, तो कचरा हो गया, तो उसका अब हमें कितना प्राइस मिलेगा, वो हमारी स्क्रैप वैल्यू हो जाती है। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, सैल्वेज वैल्यू हमारी वो होती है, सैल्वेज वैल्यू इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट विदाउट डिसमेंटलिंग इट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यानी कि सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने कोई मशीन लिया, ठीक है, उस मशीन का हमें काफ़ी टाइम तक हमने यूज़ किया, लेकिन अभी उसकी जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। अब उसकी लाइफ स्पैन वो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन अब हमारा यूज़ ख़त्म हो गया है, ठीक है। हमारा बेसिकली क्या है कि हमारे काम अब उससे नहीं रहा है, तो हमारा यूज़ ख़त्म हो गया है। तो अब क्या करेंगे हम उससे हम क्या करेंगे कि हमारा उसको हम वापस से उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वो क्या होगी, वो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, ठीक है, विदाउट डिसमेंटलिंग, यानी कि उसकी एंड लाइफ अभी तक पहुंची नहीं है, उससे पहले ही हम उसकी वैल्यू निकाल के और उसको सेल आउट कर देंगे, तो वो हमारी उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी सैल्वेज वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, हमारा बुक वैल्यू होता है, ठीक है। तो बुक वैल्यू हमारी कौन सी होती है, तो बुक वैल्यू इज़ द अमाउंट शोन इन द अकाउंट बुक आफ्टर अलाउइंग द नेसेसरी डेप्रिसिएशंस। तो बुक वैल्यू क्या है कि हमारी वो अमाउंट होती है जो हमारी अकाउंट बुक में हम शो करते हैं, और उसके मतलब जितनी डेप्रिसिएशन यानी कि जितनी टाइम तक हम उसको यूज़ कर चुके हैं, उसकी वजह से जो जो उसमें ख़राबी आई है उसको हम क्या करेंगे, उसको ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए फिर हम उस क्या करेंगे, उस बुक वैल्यू के में मेंशन करेंगे कि अब इसकी प्राइस उसके अकॉर्डिंग इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपनी बुक वैल्यू बोलेंगे। नेक्स्ट हमारी क्या है, मार्केट वैल्यू क्या होती है। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है हमारी कि मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी मतलब जिसका अमाउंट विच कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनी पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम द ओपन मार्केट इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ पुट फॉर सेल, ठीक है, हमने उसको सेल पे रखा है। तो अब क्या है कि अब उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसका लोकेशन क्या है, और या फिर अब क्या है कि मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हमें बेनिफिट में मिल रही है, क्या क्या मतलब उसके प्रोज हैं, क्या क्या उसके कौन से, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे मतलब कंपेयर करेंगे किससे, जो अदर बिल्डिंग्स है मार्केट में उसके लेवल की उनसे। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड करेंगे कि हमारी उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उस बेसिस पे हमें पता चलेगा कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
द एनुअल और periodical पेमेंट फॉर repayment ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन अ प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड इज़ नोन एज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हमारा एक एनुअल यानी कि एनुअल या फिर periodical पेमेंट होता है जिसके रीपेमेंट के लिए हम एक कैपिटल अमाउंट उसमें एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब वो क्या होता है कि वो हमारा स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एन्युटी। ठीक है, पीछे हमने एक्सप्लेन भी किया था एन्युटी क्या होता है। तो एन्युटी इट इज़ बेसिकली द सम ऑफ द मनी पेवेबल ईयरली एट अ रेगुलर इंटरवल। मैंने आपको बताया था ना कि जो डेली बेसिस वाला होता है उसे तो हम अपने रोल में रखते हैं। ठीक है, अपने मास्टर रोल में रखते हैं, लेकिन हम जो पर्टिकुलर मतलब ईयरली होता है या फिर एनुअली होता है या फिर पर्टिकुलर डिफाइंड पीरियड के लिए होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अपने एन्युटी में रखते हैं। ठीक है, एन्युटी की कैटेगरी में ये सारी चीज़ें हम देख ही लिए थे। ठीक है, एक एमोर्टिसेशन हमारा नहीं पता है हमें, वो हम देख लेते हैं। बाकी डिप्रिसिएशन भी मैंने आपको बता दिया, एन्युटी भी हमारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एमोर्टिसेशन हमारा क्या होता है, एमोर्टिसेशन में होता है अ पेमेंट प्लान बाय विच अ लोन इज़ रिड्यूस्ड थ्रू मंथली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा कैसा प्लान होता है, ये भी हमारा पेमेंट प्लान ही होता है कि मतलब जिसको हम क्या करते हैं कि जिसको हम लोन से रिड्यूस कर देते हैं, और ये हम क्या करते हैं कि ये हमारा मंथली पेमेंट होता है। बेसिकली जो भी हमारा ये पेमेंट होता है ये हमारा मंथली पेमेंट होता है, और उसी अकॉर्डिंग हम सारा इंटरेस्ट भी उसको अकॉर्डिंगली पे करते रहते हैं मंथली के बेसिस पे। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड ऑब्सोलेंस क्या होता है, ऑब्सोलेंस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑब्सोलेट और आउटडेटेड और नो लॉन्गर ऑफ यूज़। ऑब्सोलेंस हमारा क्या होता है कि जो भी चीज़ हमारे बिल्कुल यूज़ की नहीं रह गई है, आउटडेटेड हो चुकी है, वो हमारा ऑब्सोलेंस के अंडर में आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन फर्म हैज़ एस्टिमेटेड अ नेट एनुअल रेंट ऑफ ₹90,000 ऑन अ बिल्डिंग। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन फर्म में क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन फर्म में एक एस्टिमेशन निकाला जिसमें इसने बताया कि हमारी जो बिल्डिंग है यानी कि उसकी जो बिल्डिंग का रेंट है वो 90,000 है। ठीक है, एट अ प्रिवेलिंग एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ 9%। अब क्या बोल रहा है कि उसका जो एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो हमारा कितना दे रखा है, 9%। फिर क्या बोल रहा है कि इफ़ द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज़ रिवाइज टू 5%, डिटरमाइन द इंक्रीज़ इन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर हमने उसका जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 9% से 5% कर दिया, ठीक है, तो अब उसकी कैपिटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में हमारा कितना रिविजन होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं क्या होगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता ही है हमें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी कितनी होगी, वो होगी हमारी एनुअल इनकम इनटू ईयर्स परचेज। ठीक है, ईयर परचेज हमारा क्या होता है, पीछे हमने देख ही लिया। ईयर्स परचेज हमारा कितना होगा, 100/i। ठीक है, आई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो अब क्या हमें निकालना है, हमें इंक्रीज़ निकालना है। ओके, तो इंक्रीज इन कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, वो होगी हमारी 90,000 इंटू कितना था हमारा, बाद में 5% हो गया था और उससे पहले कितना था हमारा 9%। ठीक है, 1/5% है इसलिए हमारा 100/5 हो गया है। सिमिलरली ये भी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 8 लाख रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो चलो ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। कल वापस से एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, और इस सेकंड पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस को देखेंगे जो भी हमारे एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में एसएससी जेईई एग्जाम में या फिर अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लेकिन बेसिकली मेन फोकस हमारा एस्टिमेशन कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एसएससी जेईई पे रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।